Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about India's approach towards US and China. This topic is important from our syllabus paper 3, international relations point of view. So, as you can see, this article has been written by Mr. Subramaniam Swamy. आई होप आप इनको तो जानते ही होंगे, इनके कई सारे रेडिकल आइडियाज़ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आते रहते हैं. तो इस आर्टिकल में भी ही हैज़ ट्राइड टू डिस्कस कि इंडिया और यूएस का रिलेशन कैसा होना चाहिए. पहले तो उन्होंने ब्रीफली बताया है सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू प्रेजेंट टाइम, और फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि हाल फिलहाल में इंडिया को किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए रिगार्डिंग इट्स रिलेशन विथ द यूएस. तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया है इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ कि यूएस हैज़ प्लेड अ पाइवोटल रोल इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस. तो यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैड इंसिस्टेड ऑन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलोनाइज्ड कंट्रीज लाइक इंडिया. ये बात तो आप सब जानते ही होंगे. देखो, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के बाद यूएस का सपोर्ट चाहता था ब्रिटेन एंड फ्रांस, लेकिन उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑफ यूएस, उनका ऐसा मानना था कि जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया या बाकी सारे कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ भी थे, उन सबको इंडिपेंडेंट किया जाना चाहिए. सो दिस वाज वन ऑफ द कंडीशन ब्रॉट बाय द यूएस फॉर कंट्रीज़ लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस. और इसी आइडिया को फॉलो करते हुए ब्रिटेन और यूएस ने, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल एंड यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक अटलांटिक चार्टर क्रिएट किया 1942 में, जो बेसिस बना बाद में फॉर क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. और इस अटलांटिक चार्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रखी गई वो है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन आई होप आप सब जानते हैं, जिसमें लोगों का खुद का अधिकार होना चाहिए अपनी सरकार चुनने का. तो एक तरह की डेमोक्रेसी. तो दूसरे शब्दों में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ एन आइडिया दैट सपोर्ट्स दैट देयर शुड बी नो कोलोनाइजेशन, कंट्री शुड बी मेड इंडिपेंडेंट. और इसके बेसिस पे बाद में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो यूएस इंसिस्टेड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज दैट वेर कोलोनाइज्ड. मैनी अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड साउथ एशियन कंट्रीज वेर कोलोनाइज्ड इंक्लूडिंग इंडिया, एंड यूएस इंसिस्टेड ऑन सेटिंग दीज कंट्रीज इंडिपेंडेंट. और इसके साथ ही इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया. तो इस तरह से कह सकते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने कंक्लूड किया है कि यूएस प्लेड अ पाइवोटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस. अब जरा देखते हैं राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चीज़ें हुई, नई डेवलपमेंट्स. तो देखो, एक तरफ तो इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, और उसके 2 साल बाद ही चाइना के अंदर एक मेजर चेंज आया उसके पॉलिटिकल सिस्टम में. चियांग की शेक वॉज रिप्लेस्ड बाई द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना लेड बाई माओ जेदांग. आपको कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि चाइना का जो प्रेजेंट रिजाइम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसका सिस्टम, इसका पॉलिटिकल रूल इस्टेब्लिश हुआ 1949 में, और तब से ये आज तक कंटिन्यू हो रहा है. तो जो प्रेजेंट पॉलिटिकल मॉडल है इंडिया का दैट स्टार्टेड इन 1947, और जो प्रेजेंट मॉडल है चाइना का दैट स्टार्टेड इन 1949. मोर और लेस सिमिलर टाइम में. जैसे ही कम्युनिज्म आया चाइना के अंदर, नेचुरली यूएस वाज थ्रेटेंड. आपको पता है कि यूएस एक ऐसी इकोनॉमी है, एक ऐसा पॉलिटिकल सेटअप है जो कम्युनिस्ट मॉडल को अपोज करता है, जो कैपिटलिस्ट मॉडल को सपोर्ट करता है, मार्केट मॉडल को सपोर्ट करता है. तो यूएस वाज थ्रेटेंड, यूएस वाज अलार्म्ड, और यूएस ने एक इनफॉर्मल प्रपोजल रखा इंडिया के सामने टू अनसीट चाइना फ्रॉम यूएनएससी एंड मेक इंडिया अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो ये किस तरह का इनफॉर्मल प्रपोजल यूएस ने इंडिया के सामने रखा जैसे ही चाइना एक कम्युनिस्ट रिजाइम के अंदर आ गया. और ये प्रपोजल कैसे रखा गया वो भी जरा देखते हैं, हाउ दिस प्रपोजल वाज केप्ट. तो उस टाइम में इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस थी मिस विजय लक्ष्मी पंडित. सी वाज ऑल्सो सिस्टर ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. तो सी वाज इंडियाज एम्बेसडर टू द यूएस एट दैट टाइम. और उनको
एक इस तरह का फॉर्मल प्रपोजल दिया गया कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए और चाइना शुड बी रिप्लेस्ड फ्रॉम इट और अनसीटेड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए परमानेंट मेंबर. सो सी रोट ए लेटर to India's Prime Minister Jawaharlal Nehru of that time, where she intimated India's Prime Minister that US is willing to give India a permanent seat at UNSC by replacing China. उसके जवाब में जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो चिट्ठियाँ लिखी हैं, अब ये चिट्ठियाँ, ये जो 2 लेटर्स हैं, ये काफ़ी टाइम तक क्लासीफाइड रही थी, लेकिन अब जाकर के इनको पब्लिक बनाया गया है. तो इस जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने रिस्पॉन्ड किया था, जो रिप्लाई किया था, उसका अगर हाईलाइट पॉइंट देखें तो उन्होंने कहा था दैट इंडिया डिजर्व्स अ सीट एट यूएनएससी एंड इंडिया विल गेट इट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना. तो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर की तरह सीट जरूर हासिल करेंगे, लेकिन नॉट बाय अनसीटिंग और रिप्लेसिंग चाइना. तो इससे तो एक बात तय है कि राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी दैट वाज टारगेटेड टुवर्ड्स बिल्डिंग गुड टाइज विद चाइना. हमने कई सारे एफर्ट्स लिए राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस. सबसे पहला एफर्ट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वेयर इंडिया रिजेक्टेड द यूएस प्रपोजल ऑफ अनसीटिंग चाइना फ्रॉम यूएनएससी एंड गेटिंग अ परमानेंट मेंबरशिप एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. उसके अलावा 1954 में इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया तिब्बत के साथ, जहाँ पे इंडिया ने एक्सेप्ट किया, इंडिया ने कंसीड किया कि तिब्बत इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, इट इज़ एन इंटीग्रल यूनिट ऑफ चाइना ओनली. और इसी तरह का एक एग्रीमेंट बाद में जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने भी साइन किया था, वेयर इंडिया एक्सेप्टेड कंसीडेड दैट तिब्बत इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना. तो 2 बार इस तरह का अग्रीमेंट इंडिया कंसीड कर चुका है चाइना के साथ. फिर 1955 में इंडिया और चाइना ने मिल करके एक पंचशील अग्रीमेंट साइन किया. पंचशील अग्रीमेंट, द 5 प्रिंसिपल अग्रीमेंट्स वेयर बोथ कंट्रीज कमिटेड ईच अदर दैट दे विल नॉट इंटरफेयर इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर, दे विल रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी. फिर भी आप सब जानते हैं इतने सारे इनिशिएटिव्स के बाद भी चाइना betrayed India in 1962 and that led to Sino-India war. तो एक तरफ इंडिया वाज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चाइना गुड फ्रेंड, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया. और इस अटेम्प्ट में हुआ क्या, इसका एक नेगेटिव आउटकम क्या हुआ कि यूएस बिकेम आवर एनिमी. हम चाइना के साथ अच्छी दोस्ती कर रहे थे क्योंकि चाइना हमारा नेबरहुड कंट्री था, और इस चक्कर में यूएस बिकेम आवर एनिमी. कुछ एक इम्पॉर्टेंट points to prove that how US took hostile stand against India. देखते हैं. US insisted पाकिस्तान to join सेंटो agreement, और इसके साथ ही पाकिस्तान एक फॉर्मल अलाई, एक फॉर्मल फ्रेंड बन गया यूएस का. और इसके बाद से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिलिट्रीली सपोर्ट किया, फंड दिया यूएस ने टू काउंटर इंडिया. और पाकिस्तान जिसकी ना इकोनॉमिक स्टेचर थी ना मिलिट्री स्टेचर थी टू काउंटर इंडिया, टू पुट अ हॉस्टाइल पोस्चर अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान किसी भी तरीके से कैपेबल नहीं था. वो 1965 तक थोड़ा कैपेबल हो गया. इट फेल्ट लाइक इट कैन क्रिएट ए बैलेंस अगेंस्ट इंडिया, एंड पाकिस्तान इन 1965 जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस इंसिस्टेंस अटैक्ड इंडिया. और तब से इंडिया हैज़ बीन ऑलवेज सेफगार्डिंग इट्स टेरिटरी अगेंस्ट पाकिस्तान. तो इस तरीके से पाकिस्तान को हॉस्टाइल बनाया यूएस ने. और उसके अलावा यूएस ऑलवेज केप्ट इट्स 7th फ्लीट नेवी, एक यूनिट ऑफ इसकी नेवी थी यूएस की 7th फ्लीट नेवी, जो हमेशा इंडियन ओशन में वो नेविगेट करते रहती थी इन ऑर्डर टू थ्रेटन इंडियन नेवी. तो इस तरह के हॉस्टाइल स्टेप्स यूएस लेने लगा इंडिया के खिलाफ. बाकी कई सारे तो पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ. फूड फॉर पीस प्रोग्राम था यूएस का, जिसमें वो सस्ते दामों पे हमें फूड ग्रेन प्रोवाइड करता था. उसने वो फूड फॉर पीस प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया 1965 में, जिसके कारण इंडिया में एक तरह की स्टारवेशन वाली कंडीशन आ गई थी. कई सारे लोग भूख से मरने लगे थे. फिर जाकर के इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन अडॉप्ट किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आए थे हम इंडिया में. तो इस तरह के कई सारे इंस्टेंसेस हैं जिससे ये साबित होता है कि इन ऑर्डर टू गेट अ गुड फ्रेंड इन द फेस ऑफ चाइना वी मेड एन एनिमी यूएस. और बाद में आप सबको तो पता ही है 1970s तक चाइना और यूएस खुद ही फ्रेंड हो गए एंड दे टुगेदर स्टार्टेड टू थ्रेटन इंडिया. तो ये जो पॉलिसी थी जवाहरलाल नेहरू जी की, that had certain vision to build good ties with China, but that failed according to Mr. Subramaniam Swamy. 1991 में जाकर के इंडिया और यूएस के रिलेशन के बीच में एक शिफ्ट आया, एक यू टर्न आया. तो 1991 तक इंडिया और यूएस के रिलेशंस बिल्कुल भी स्टिफ थे, हॉस्टाइल थे.
बट इन 1991 टू मेजर थिंग्स हैपेंड. फर्स्ट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. तो इंडिया वाज हेविली डिपेंडिंग ऑन यूएसएसआर इन ऑर्डर टू बैलेंस इट्स इंटरेस्ट अगेंस्ट यूएस. जब यूएस की हॉस्टिलिटी होने लगी तो इंडिया ने यूएसएसआर के साथ दोस्ती की. आपको पता है इंडिया एंड यूएसएसआर साइंड अ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट इन 1971. वो मैं भी आपको पहले भी बता चुका हूँ. तो इंडिया वाज साइडिंग विथ यूएसएसआर इन ऑर्डर टू बैलेंस यूएस इम्पैक्ट अगेंस्ट इंडिया. लेकिन यूएसएसआर इटसेल्फ गॉट डिसइंटीग्रेटेड और इंडिया खुद ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था. इंडिया वाज फेसिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 एंड इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट. तो पूरी तरह से हम क्रम्बल करने वाले थे इकोनॉमिकली. तो ऐसे टाइम में हमने फैसला लिया कि लेट अस बिल्ड आवर टाइज विथ यूएस. और धीरे धीरे इंडिया ने अपनी यूएस के लिए जो पॉलिसी थी उसको रिवर्स करना शुरू किया. आपको याद होगा सबसे पहला जो पॉलिसी लिया इंडिया ने वो था इजराइल को ऑफिशियल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना. अदरवाइज इंडिया ने 1991 तक इजराइल को एक कंट्री की तरह आइडेंटिफाई नहीं किया था. इंडिया कंसिडर्ड इजराइल एज अ कॉलोनियल मास्टर्स हु हैव इलीगली ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन एरिया. तो जस्ट इन ऑर्डर टू प्लेकेट, जस्ट इन ऑर्डर टू अपीज द यूएस, इंडिया गेव फॉर्मल रिकॉग्निशन टू इजराइल. इंडिया ने अपनी एम्बेसी खोली टेल अवीव में. उसके अलावा एक जो और मेजर डेवलपमेंट हुआ ये 1991 का जो टाइम था, जिस टाइम एक तरफ इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा था, दूसरे तरफ इराक वॉर चल रहा था जिसको हम लोग फर्स्ट गल्फ वॉर भी बोलते हैं 1991 का. 4 मई और 2020 के एनालिसिस में मैं फर्स्ट और सेकंड गल्फ वॉर डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हैं. तो फर्स्ट गल्फ वॉर का टाइम था 1991 का और फिलीपींस के अंदर यूएस के काफ़ी सारे नेवल बेस और एयर बेस थे और यूएस रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो फिलीपींस के अंदर जो उसका एयर बेस है, यहाँ पे गल्फ वॉर चल रहा है इराक में और यूएस के काफ़ी सारे एयर बेस थे फिलीपींस के अंदर. तो काफ़ी सारे फाइटर जेट यूएस के फिलीपींस में थे. यूएस इंडिया को लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था कि इंडिया अपने जो भी पोर्ट्स हैं उनको अलाउ करे फॉर रीफ्यूलिंग फैसिलिटीज़ फॉर दीज फाइटर जेट्स. तो इनके फाइटर जेट्स देखो यहाँ से फिलीपीन से लगातार सिंगल फ्लाइट में यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, इराक तक नहीं पहुँच सकते थे. उनको बीच में कहीं पे फ्यूल भराने की ज़रूरत थी, तो रिफ्यूल फैसिलिटी की उनको ज़रूरत थी. और यूएस वाज रिक्वेस्टिंग इंडिया टू अलाउ इट्स बर्थ फैसिलिटीज़ टू बी यूटिलाइज्ड बाय यूएस एयर फोर्स एज रिफ्यूलिंग फैसिलिटी. लेकिन इंडिया इस रिक्वेस्ट को काफ़ी टाइम से टाल रहा था, पेंडिंग में रखा हुआ था. बट जब एक तरफ इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस स्टार्ट हो गई, यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया, तो इंडिया डिसाइडेड टू बिल्ड गुड टाइज विथ यूएस और इंडिया ने फिर स्पेंडिंग को अप्रूव कर दिया. और उसके बदले में इंडिया ने डिमांड की कि आईएमएफ इंडिया को बेल आउट करे फ्रॉम दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और $2 बिलियन का बेल आउट अमाउंट दिया जाए इंडिया को. $2 बिलियन उस टाइम के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट हुआ करती थी. तो इसके साथ ही ये एक डील साइन हुई इंडिया और यूएस के बीच में एंड विद दिस डील इंडिया एंड यूएस रिलेशन स्टार्टेड ऑन द पॉजिटिव साइड. इसके पहले तक इंडिया और यूएस के रिलेशंस हॉस्टाइल थे. तो ये जो यूएस का जो नेवल फ्लीट था, एयर फोर्स था, इट वाज अलाउड टू यूज रिफ्यूल फैसिलिटी एट इंडिया इन ऑर्डर टू कंडक्ट वॉर इन द गल्फ रीजन. इसमें इंडिया को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी गंवाना पड़ा, सद्दाम हुसैन हु वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया इराक के अंदर. उनके साथ इराक के साथ इंडिया की हॉस्टिलिटी हो गई आफ्टर दिस पर्टिकुलर इवेंट. अब जरा करंट रिलेशन देखते हैं इंडिया और यूएस का. तो कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूं कि 1991 के बाद से इंडिया और यूएस के रिलेशंस तो हमेशा से पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं. 1995 में हमने एक डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया था, डिफेंस पॉलिसी ग्रुप बनाई थी, दैट वाज अपग्रेडेड इनटू डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इन 2005, देन दैट वाज अपग्रेडेड इनटू DTTI in 2015. US has given a tag of STA1 to India, मेजर डिफेंस पार्टनर टू इंडिया. कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ. इंडिया और यूएस ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर ली 2008 में. यूएस ने काफ़ी सारा डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड किया था 2016 में ग्लोबल लेवल पे इन ऑर्डर टू अलाउ इंडिया टू हैव मेंबरशिप ऑफ NSG. तो कई सारे इस तरह के स्टेप्स लिए हैं यूएस ने हाल फिलहाल में ताकि इंडिया के साथ उसकी और कोऑर्डिनेशन बिल्ड हो. अब इंडिया और यूएस कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जैसे मालाबार या क्वाड ग्रुप. लेकिन कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी हैं यूएस और इंडिया के रिलेशंस में जो हाईलाइट किया है सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने. सबसे पहला एरिया ऑफ कंसर्न उन्होंने बताया है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो यूएस के अंदर होने वाला है. इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो बिडेन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं, ही अपीयर्स टू बी ऑन द विनिंग साइड. उनका पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है अगेंस्ट
डोनाल्ड ट्रंप। और जो बिडेन का थोड़ा एंटी इंडिया स्टैंड रहा है। जो बिडेन हैज़ बिन हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर जो बिडेन प्रेसिडेंट बन गए तो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप थोड़ी खराब हो सकती है। उसके अलावा इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग S-400 ट्रायम्फ मिसाइल फ्रॉम रसिया। और इस कारण से देर इज अ थ्रेट कि यूएस इंडिया के ऊपर एक तरह का इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दे अंडर काटसा लॉ। और उसके अलावा हाल फिलहाल में यूएस ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया को टू सेंड इट्स ट्रूप्स इन अफगानिस्तान सो दैट द यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान कुड बी रिलीव्ड। आपको पता है कि यूएस फोर्सेस ने अब यूएस ने एक अग्रीमेंट साइन किया है तालिबान के साथ, जिसके हिसाब से नाउ यूएस फोर्सेस विल पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो उसके लिए यूएस ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया था कि इंडिया अपने कुछ फोर्सेस भेजे अफगानिस्तान के अंदर टू ट्रेन द अफगानिस्तान नेशनल आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन इंडिया ने इस प्रपोजल को अभी तक पेंडिंग में रखा हुआ है। तो इस कारण से ये सब कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न है, जिसके कारण आने वाले टाइम में इंडिया और यूएस के बीच में हॉस्टिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने रिकमेंड किया है, सजेस्ट किया है कि इंडिया को ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। इंडिया शुड बिल्ड अ गुड अलायंस विद द यूएस इन ऑर्डर टू काउंटर राइजिंग चाइनाज थ्रेट। अब ये जो ओपिनियन है सुब्रमण्यम स्वामी का, इट अपीयर्स टू बी स्लाइटली इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द स्टेटमेंट मेड बाय S. जयशंकर, where he said that India was never part of alliance and it will never enter into alliance with any country. India will maintain its strategic independence, autonomy, and it will maintain good ties with both India as China as well as US. तो उससे थोड़ा सा इनका डाइवर्जेंट ओपिनियन है। आपको S. जयशंकर साहब के ओपिनियन को एग्जाम में लिखना है बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो उनके आइडियाज़ को ही आपको लेकर के चलना है। The next article is taken from international segment. It is about Indus Water Treaty of 1960. This topic is important from our syllabus, paper 3, international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी इज अबाउट शेयरिंग वाटर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। ये सिर्फ एक रिवर की बात नहीं है, इंडस रिवर की बात नहीं, इट इज़ अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम के अंदर 6 नदियाँ आती हैं। देखो, ये इंडस रिवर तो आती ही है, उसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज, टुगेदर दे आर नोन एज इंडस सिस्टम। और इसका पानी कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको लेकर के इंडिया और पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की थी 1960 में, जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। और इस ट्रीटी के हिसाब से रावी, बियास और सतलज, ये 3 नदियाँ दे विल कंप्लीटली बिलोंग टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज। मतलब इस पर पाकिस्तान का कोई भी हक नहीं होगा। बट दीज रिमेनिंग 3 रिवर्स, इंडस, झेलम एंड चेनाब, दे वेर एलोकेटेड टू पाकिस्तान बट विथ सर्टेन कंडीशन कि इन तीनों नदियों का, इंडस, झेलम और चेनाब का, लगभग 20% वाटर इंडिया यूज कर सकता है फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज लाइक इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। और एक कमीशन भी बनाई गई, परमानेंट कमीशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर। एंड दिस डील, इंडस वाटर डील, वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। उस टाइम में ये जब डील साइन हुई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में। तो ये सारी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब देखते हैं सम ऑफ द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। तो देखो, वैसे तो इंडिया इज इंटाइटल्ड टू यूज अबाउट 20% ऑफ द वाटर ऑफ इंडस, झेलम एंड चेनाब रिवर। लेकिन जब भी इंडिया को एक प्रोजेक्ट लाना चाहता है ऑन दीज इंडस, झेलम एंड चेनाब, पाकिस्तान कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रेज कर देता है। ओके, वैसे तो कई सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में हैं इंपॉर्टेंट, दे आर किशन गंगा प्रोजेक्ट ऑन किशन गंगा रिवर एंड रातले प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर। तो इनको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, किशन गंगा प्रोजेक्ट, किशन गंगा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। ये देखो, ये है किशन गंगा रिवर, ये झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है जो बिल्कुल जाकर के इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाकर के झेलम से मिलती है। और किशन गंगा को ही हम लोग नीलम रिवर भी बोलते हैं। और इंडिया इस किशन गंगा प्रोजेक्ट रिवर के ऊपर एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट लाना चाहता था। दिस प्रोजेक्ट वाज प्रपोज्ड इन 2007। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में ऑलरेडी आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में होता क्या है कि एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, उसके पानी को डाइवर्ट किया जाता है और वहाँ पे फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और वापस उस पानी को ले जा करके मेन रिवर से मिला दिया जाता है ताकि ओवरऑल वाटर लॉस ना हो। तो वाटर का कोई भी लॉस नहीं होता है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में। तो
तो इस तरह का एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट जनरली छोटा ही होता है एज फार इट्स कैपेसिटी इज कंसर्न। तो किस तरह का रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट इंडिया ने प्लान किया इन 2007 ओवर किशन गंगा प्रोजेक्ट रिवर। तो देखो ये है किशन गंगा रिवर। अब देखो तो किशन गंगा रिवर के ऊपर एक डैम बना करके उसके पानी को डाइवर्ट करने का प्लान किया इंडिया ने और उस पानी को मिलाने का प्लान किया विद झेलम रिवर। तो इस तरीके से किशन गंगा का पानी कुछ एक पानी इधर से आएगा और कुछ एक का पानी डैम से होकर के इधर से आते हुए वापस से झेलम से मिल जाएगा। तो ओवरऑल पानी का कोई लॉस नहीं होने वाला था पाकिस्तान को। बट फिर भी पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट हेग इन 2013। और फिर इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में डिसीजन भी आया 2013 के अंदर, जिसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अलाउ किया इंडिया टू बिल्ड दिस किशन गंगा डैम। इस कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि किशन गंगा डैम इंडिया बिल्ड कर सकता है। हाँ, इंडिया को थोड़ी इसकी हाइट कम करनी होगी और इसके लिए इंडिया ने प्लान किया कि इसकी जो ओरिजिनल हाइट इंडिया ने प्लान की थी किशन गंगा डैम की 98 मीटर, उसको कम करके इंडिया ने प्लान किया कि उसकी हाइट कर देंगे 37 मीटर। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बाद फिर से कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया 2016 में। उसने कहा है अब वो वर्ल्ड बैंक के पास उसने अप्रोच किया है इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि 37 मीटर के बावजूद भी इंडिया वो सारे स्पेसिफिकेशंस मीट नहीं कर रहा है दैट वाज डायरेक्टेड बाय दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो अब सरल शब्दों में बोले, आपको इतनी टेक्निकलिटीज़ याद नहीं करनी है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ये डिस्प्यूट एक बार के लिए 2013 में रिजॉल्व हो गया था, लेकिन पाकिस्तान इस डिस्प्यूट को वापस से रेज कर रहा है एट एन आर्बिट्रेशन इन वर्ल्ड बैंक। उसके अलावा रातले प्रोजेक्ट है। दिस रातले प्रोजेक्ट इज ऑन चेनाब रिवर इन किश्तवाड़ रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ ऑल्सो ए रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप देखें तो ये किशन गंगा की कैपेसिटी थी 330 मेगावाट, इसकी कैपेसिटी है लगभग 850 मेगावाट। पाकिस्तान ने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है कि इट इज़ ऑल्सो वायलेटिंग इंडस वाटर ट्रीटी। और जो करंट न्यूज़ है दैट इज़ ओवर द बेसिस ऑफ रातले प्रोजेक्ट। जो करंट न्यूज़ जिसके बेसिस पे मैं ये आर्टिकल कवर कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने अब कहा है कि वो अब रातले प्रोजेक्ट के डिस्प्यूट को भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर के जाएगा। इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इंडिया हैज सेड कि इफ़ नीडेड वी कैन कॉल फॉर ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर बट वी विल नॉट टेक दिस इशू टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो देखते हैं आगे रातले प्रोजेक्ट डिस्प्यूट पे होता क्या है। तो दीज आर टू मेजर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। The next article is taken from national segment. It is about submarine optical fiber cable to connect Andaman Nicobar from Chennai. This topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. तो देखो न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। आज यानी कि 10 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट अ 2300 किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क दैट विल कनेक्ट चेन्नई विथ पोर्ट ब्लेयर ऑफ अंडमान एंड निकोबार। और इसके साथ ही अंडमान निकोबार के जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जैसे कि हैवलॉक आइलैंड, कार निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड, कामोर्ता, रंगत या लिटिल अंडमान आइलैंड्स, इन सब को इंटरनेट की कनेक्टिविटी, बेहतर मोबाइल एंड टेलीकॉम सर्विसेज की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ बीइंग फंडेड अंडर यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन फंड। तो ये यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन फंड क्या है इसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे। उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये सब मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल होता क्या है। वो इस तरह का कुछ दिखता है देखो। और ये सब मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को सी बेड के ऊपर बिछाया जाता है। इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क्स होते हैं जिससे दो जगहों के बीच में टेलीकॉम सिग्नल्स को सेंड किया जा सके और एक जगह से दूसरे जगह पे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। और एक इस तरह का सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया गया है चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में ताकि अंडमान निकोबार को बेहतर इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। अब एज आई सेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन फंड। तो एक बार जरा इस फंड के बारे में भी समझ लेते हैं। दिस फंड वॉज क्रिएटेड इन 2002 and this is overall controlled by Department of Telecommunication. This fund provides subsidies to ensure telecom services to rural areas and remote areas. सरल शब्दों में इस फंड को इसलिए बनाया गया है कि रूरल एरियाज में सस्ते दामों पे टेलीकॉम सर्विसेज को इंप्लीमेंट किया जाए। सरल शब्दों में रूरल एरियाज में टेलीकॉम सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, वहाँ पे टावर लगाने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाने के लिए सरकार ने ये फंड डेवलप किया है। दिस फंड हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो दिस फंड इज अ स्टैट्यूटरी फंड। और इसका पैसा कहाँ से आता है वो भी ज़रा देखते हैं। तो
a 5% चार्ज ऑन टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स ओवर इट्स एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो जो भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू सरल शब्दों में आप कह लो, वैसे एजीआर का कॉन्सेप्ट मैं न्यूज़पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो एजीआर है यानी कि ओवरऑल रेवेन्यू है टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के, जैसे हमारे यहाँ के जियो हैं, वोडाफोन हैं, एयरटेल हैं, बीएसएनएल है, उनकी जो भी ग्रॉस रेवेन्यू है उसका 5% पैसा यूनिवर्सल सर्विस लेवाई की तरह या एक चार्ज की तरह वो देंगे। And that money will be kept in Consolidated Fund of India, and that money will be known as Universal Social Obligation Fund। और इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा टू प्रोवाइड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रिमोट एंड रूरल एरिया। अब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है, इसका मतलब ये है कि इससे पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड एंड इट इज़ ए नॉन लैप्सेबल फंड। मतलब अगर इस साल पैसा पूरा खर्च नहीं हो पाया तो वो पैसा अगले साल के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। द अनस्पेंट अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी अक्रू टू द नेक्स्ट ईयर स्पेंडिंग। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन दिस टॉपिक यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन फंड। आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं। The next article is taken on from economic segment. It is about agricultural infrastructure fund. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो देखो सबसे पहले न्यूज आर्टिकल समझते हैं। फंड ऑफ ₹1 लाख करोड़ इन द नेम ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो सरल शब्दों में 1 लाख करोड़ का एक फंड बनाया गया जिसका नाम है एग्री इंफ्रा फंड। तो जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए ये फंड बनाया गया है 1 लाख करोड़ का। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शनल हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन या कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं, जो किसानों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मान लो ट्रैक्टर प्रोवाइड कराती हैं रेंट पे या उनको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, इन सबको इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लोन दिया जाएगा ताकि ये और बेहतर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकें रूरल एरिया में। तो कोई भी हमारी कॉमर्शियल बैंक्स होगी, लोन कैसे दिया जाएगा वो भी जरा देखते हैं। द लोन विल बी डिस्पर्स्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जैसे मान लो हमारी एसबीआई है, वो गांव के क्षेत्रों की किसी भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लोन देगी। उस लोन की मदद से वो एफपीओ मान लो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी लगाएगा या ट्रैक्टर्स खरीद के लाएगा जो गांव में फार्मर्स को वो रेंट पे दे सके। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा अंडर विथ हेल्प ऑफ दिस फंड। ओवरऑल ये फंड सरकार ने बनाया है और वो पैसा बैंक्स के थ्रू रूरल एरियाज में जाएगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लोन की तरह दिया जाएगा जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होगा 3% का, मतलब मार्केट रेट से 3% कम इंटरेस्ट लगेगा। आपको एक बात याद होगी, जब मई मंथ में बहुत सारे स्कीम्स भारत सरकार ने अनाउंस किए थे अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम, टोटल 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज, उसी टाइम में इस फंड का अनाउंसमेंट कर दिया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कि इस तरह का एक फंड बनाया जाएगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसी को फिर अब इम्प्लीमेंट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सेगमेंट। इट इज अबाउट एम्बार्गो ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हुए डिफेंस सेक्टर में अब राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट करके एक मेजर अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि लगभग 101 तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स जो इंडिया बाहर से खरीदता था, जो इंडिया इंपोर्ट करता था, जो इंडिया प्रोक्योर करता था फ्रॉम सम अदर कंट्रीज़, अब उसको धीरे धीरे इंडिया में ही बनाया जाएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा एंड प्रोक्योरमेंट फ्रॉम आउटसाइड विल बी स्टॉप्ड और एन एम्बार्गो फ्रॉम प्रोक्योरमेंट विल बी ब्रॉट बाय 2024। तो 2020 से स्टार्ट कर दिया गया है कुछ कुछ चीज़ों को, तो इसी साल से हम उसकी प्रोक्योरमेंट बंद कर देंगे और इंडिया में बनाना शुरू कर देंगे। 2024 तक लगभग 101 तरह के ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स है जो हम बाहर से खरीदते हैं, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो भी ज़रा देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होगा इकोनॉमिक फ़ायदा। ऑफकोर्स जब हम डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में करेंगे तो हमारे यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। टारगेट हमारा है दैट ओवरऑल टर्नओवर ऑफ $25 बिलियन डिफेंस सेक्टर में। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बाद ओवरऑल डिफेंस सेक्टर का टर्नओवर $25 बिलियन का हो जाएगा एंड इंडिया विल एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स ऑफ वर्थ $5 बिलियन। उसके अलावा ओवरऑल हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। और इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, India is heavily dependent on import of defense equipments on countries like Russia, US, Israel।
तो कभी अगर इन कंट्रीज के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हो गया, मान लो हाइपोथेटिकली, तब तो ये हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, एंड इन दैट केस इंडिया विल बिकम वल्नरेबल. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू दैट इंडिया स्टार्ट्स बिल्डिंग दीज इक्विपमेंट्स इन इंडिया इटसेल्फ. तो अगर इंडिया इन सारे इक्विपमेंट्स को इंडिया में बिल्ड करेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और बेनिफिट फॉर इंडिया. सम ऑफ द प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस भी देख लेते हैं जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आए हैं. सो आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 125 years, scientists have found 140 rare species of butterflies, including 77 new ones in Matheran of Maharashtra. The last time butterflies were codified in this eco-sensitive zone was in 1894 when a researcher identified 78 species. ये न्यूज़ द हिंदू में आया था, यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है. IIT कानपुर has developed an indigenous seed balls named Biocompost enriched eco-friendly globule, which will help people and the farmers in plantation with safety in corona times and will also provide an employment to people. Niti Aayog's Atal Innovation Mission has launched AIM iCrest, an incubator capabilities enhancement program for robust ecosystem focused on creating high performing startups. India will take part in Russian Caucasus 2020, that is a strategic command post exercise next month. A small tri-service contingent from India will take part in the exercise and that will be held in Astrakhan of Russia. International Day of World's Indigenous People or World Tribal Day is being observed on 9th August, and this year is theme of this year is COVID-19 and the indigenous peoples resilience. That's all from our side for today. Thanks for watching.